सो लेट्स स्टार्ट द ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर, जो कि फार्माकोथेरेपी है हार्ट फेलियर की। इससे पहले आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर की वीडियोस देख लो। इट विल गिव यू एन ओवरऑल आइडिया कि व्हाट ड्रग्स शुड बी यूज्ड। सो देयर आर लॉट ऑफ ड्रग्स, जैसे कि ये जो ऑरेंज में लिखे हैं ये उनकी कैटेगरी है और एग्जाम्पल्स जो हैं वो राइट हैंड साइड लिखी हैं। ये हम सब ने इनमें से सारी की सारी ऑलमोस्ट सिर्फ एक आध दिन जो है वो हमने नहीं की है, बाकी हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में और डाययूरेटिक्स में हमने ये सब कर रखा है। अब हम लोग सिर्फ वही करेंगे जो नहीं किया। ऑलराइट, तो मैं एक बार बस बता देती हूँ बाकी की सारी। तो इसमें जो ड्रग्स यूज़ होंगी दो कैटेगरीज़ में है। एक जो है, जो ये नीचे वाली हैं, दे आर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स एंड ऊपर वाली आर नॉन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स। हम ये जो नॉन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स हैं ये हम लोग एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्रोनिक हार्ट फेलियर व्हाट हैपेंस, हमारी बॉडी के अंदर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म जनरेट होते हैं और वो जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो हमारी बॉडी में प्री लोड, आफ्टर लोड और ये जो एंड डायस्टोलिक, मतलब इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फिर भी कार्डियक आउटपुट कम ही रहता है, इसीलिए हमें ड्रग लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वही मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था पैथ फिजियो की ये सब। तो अब बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रीलोड वगैरह सब इंक्रीज़ हो गया, तो हमें पॉजिटिव आइनोट्रोपिक जो है वो फर्स्ट लाइन नहीं यूज़ करने, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो नॉन पॉजिटिव में आते हैं एसी इनहिबिटर्स। वाई? बिकॉज इट विल इनहिबिट द एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, उसकी वजह से वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी का जो प्रीलोड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रीलोड इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो सारा का सारा ब्लड जो है वो हार्ट में चला जाएगा। ARBs दैट इज़ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसमें कौन है? कैंडिसार्टिन, लॉसार्टिन। और AC इनहिबिटर्स के कौन थे? कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल। वही आपको ज़्यादातर मेनली प्रिल, सार्टन, लॉल ये सब याद रखने हैं। देन कम्स द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही, एटिनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। ये दोनों ही सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं। नॉन सिलेक्टिव कौन था? प्रोप्रेनोलॉल। देन कम्स द डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स में कौन है? फिरोसामाइड, जो कि लूप डायरेटिक है, और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, जो कि एक थायाजाइड है। वेजोडाइलेटर, आइसोसॉर्बाइड, डाइनाइट्रेट, ऑब्वियसली नाइट्रेट्स जो होते हैं वो वेजोडाइलेटर्स होते हैं। देन द लास्ट ऑफ दिस कैटेगरी इज एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट करने वाले, द वन विच इज़ पोटाशियम स्पेयरिंग, दैट इज स्पाइरोनोलेक्टोन। अब जो 3 नेक्स्ट कैटेगरीज आती हैं वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स हैं, जैसे कि आइनोट्रोपिक एजेंट्स, सीधा नाम ही उनका यही है, बीटा एगोनिस्ट, PD इनहिबिटर्स। तो PD बता देती हूँ। PDE is the phosphodiesterase. Okay, so what it will do is it will convert the cyclic AMP into AMP। और ये जो साइक्लिक AMP है उसका रोल था कैल्शियम के चैनल्स को ओपन करने का। लेकिन अगर हम PDE को इनहिबिट करेंगे तो ये जो कैल्शियम है, ये जो साइक्लिक AMP है, ये इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो साइक्लिक AMP अगर लेवल जो है इसका इंक्रीज़ हो जाएगा तो कैल्शियम ज़्यादा ओपन रहेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी will increase. So that is a positive inotropic agent कि PDE inhibitors दे दिए और cyclic AMP को हमने destroy नहीं किया। Then comes beta agonist। एगोनिस्ट लिखा है, एंटा नहीं लिखा। एगोनिस्ट का मतलब उसके हेल्प करते हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। तो दैट इज दोब्यूटामीन एंड डोपामीन। देन द लास्ट इज आइनोट्रोपिक एजेंट्स, दैट इज डाइगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। ये दोनों ही डिजिटालिस के उसमें आते हैं अंडर। सो आज हम क्या करेंगे? आज हम डाइगॉक्सिन के बारे में पढ़ेंगे, या जो भी डिजिटालिस और डाइगॉक्सिन जो कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स हैं इनके बारे में मेजरली पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सारे जो हैं हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो डाइगॉक्सिन पढ़ने से पहले नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है हमारे सेल के अंदर। ये हमारा सेल है, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है दिस इज सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस। नॉर्मली हर सेल में सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस होते हैं। ये जो है दिस इज सोडियम कैल्शियम चैनल, इसमें सोडियम अंदर आएगा, कैल्शियम बाहर जाएगा। एंड दिस इज अ कैल्शियम लिगेंड, दैट इज L टाइप कैल्शियम चैनल्स जो कि वोल्टेज गेटेड होते हैं। इस पे कौन एक्ट करता है? इसमें हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हमने पढ़े वो एक्ट करेंगे, बीटा एगोनिस्ट इसको प्रमोट करेंगे, ये इनहिबिट करते हैं, ऑब्वियसली ब्लॉकर्स हैं, और बीटा एगोनिस्ट है तो हेल्प करेंगे, तो वो इसी चैनल को स्टिमुलेट करते हैं। सही है। अब हमारा जो
ये बोन के जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर जो है ये सर्का, दैट इज सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम एटीपेजेस हैं। इसमें इसके थ्रू कैल्शियम जो है साइटोप्लाज्म से अंदर आती है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है राइनोडिन रिसेप्टर्स, ये राइनोडिन सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये अंदर से कैल्शियम को बाहर लेके जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो कैल्शियम है अंदर आती है इस चैनल से, ओके, इस चैनल से कैल्शियम अंदर आई। अब ये कैल्शियम ने ये जो RYRs हैं, ये राइनोडिन रिसेप्टर्स, इनको स्टिमुलेट किया, इनको इन्होंने इनिशिएट कर दिया कि हाँ मैंने तुम्हें आके सेंसिटाइज कर दिया बेसिकली। तो क्या होता है, ये चैनल्स खुल जाते हैं। ये जब खुलेंगे इस कैल्शियम के ट्रिगर होने पे, तो अंदर जो कैल्शियम है, सिक्वेस्ट्रिन बाउंडेड कैल्शियम होता है, वो जो कैल्शियम है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अब जब वो बाहर जाएगा तो बाहर जाके ये कैल्शियम सेंसिटाइज करेगा किसको, ये एक्टिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन के कॉम्प्लेक्स को। और जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे एंड या कॉन्ट्रैक्शन विल बी देयर। तो हमारा जो डाइजॉक्सिन होता है वो इस सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस को इनहिबिट करता है। इसको अगर वो इनहिबिट करेगा तो क्या होगा कि ये जो सोडियम है उसका लेवल सेल के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि सोडियम को उसने बाहर निकालना था। डाइजॉक्सिन, ये सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस ने सोडियम को बाहर निकालना था, लेकिन डाइजॉक्सिन ने इसे इनहिबिट कर दिया, इसलिए सोडियम का लेवल हमारे सेल के अंदर बढ़ गया। अब अगर सोडियम का लेवल बढ़ गया तो बाहर से सोडियम क्यों अंदर आना चाहेगा, राइट। तो ये जो NCX दैट इज सोडियम कैल्शियम चैनल्स हैं, इसमें ये भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि सोडियम अंदर नहीं आएगा और कैल्शियम भी बाहर नहीं जाएगा। तो कैल्शियम का लेवल अंदर इंक्रीज हो गया। समझ आया? एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या हुआ कि हमने इसको इनहिबिट किया तो सोडियम का लेवल इंक्रीज हो गया बॉडी में। अब ये वाला जो चैनल थे इसने सोडियम को अंदर लेके आना था, लेकिन अंदर ऑलरेडी सोडियम ज़्यादा है, इसलिए सोडियम अंदर नहीं आएगा। सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो कैल्शियम भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये साथ में एक चैनल की तरह ऑपरेट करते हैं। तो कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा तो कैल्शियम का लेवल हमारे सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज डिजिटालिस, ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है। ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। जो ये दोनों ही ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंडर आते हैं। और ये जो डाइजॉक्सिन है इसका जो टी हाफ है दैट इज़ 40 आवर्स और डिजिटॉक्सिन का टी हाफ इज़ 5 to 7 days। और ये जो 40 आवर्स है, मतलब कि अगर हमें इसको इंक्रीज़ करना है कि हमें अभी एक्शन चाहिए, तो हम लोग इसमें लोडिंग और मेंटेनेंस डोज भी दे देते हैं। देन डाइजॉक्सिन का जो क्लियरेंस है दैट इज़ रीनल क्लियरेंस। तो ये सेफ होता है इन लिवर फेलियर, ओके, बिकॉज उसने किडनी के थ्रू निकलना है। तो अगर हेपैटिक में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि उसने तो किडनी से निकलना है। डिजिटॉक्सिन जो है वो हिपैटिक एलिमिनेशन है। अगर हिपैटिक में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम होएगी, और प्रॉब्लम क्या होगी, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि इसका लेवल जो है बॉडी में इंक्रीज कर जाएगा। मान लो डिजिटॉक्सिन, ये जो डाइजॉक्सिन है ये रीनल क्लियरेंस है और इसमें किडनी फेल हो जाए, तो मतलब कि डाइजॉक्सिन का जो रिमूवल है वो नहीं होगा, तो इसका जो टी हाफ है वो बढ़ जाएगा। मतलब डाइजॉक्सिन जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक स्टे करेगा, तो वो हमारी बॉडी के लिए हैज़ार्डस हो सकता है। नेक्स्ट जो है, ये जो डाइजॉक्सिन है ये बहुत ही इसकी नैरो थेरेप्यूटिक रेंज है, मतलब कि एक लिमिटेड रेंज में ही एक अपना काम सही दिखाएगा, उसके ऊपर टॉक्सिसिटी कर देगा, जो कि बहुत ही गलत होती है। ADR इसके बहुत ज़्यादा है। तो इसकी रेंज क्या है, 0.5 to 1.4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर 2 नैनोग्राम मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो इट विल कॉज टॉक्सिसिटी। फार्माकोडायनामिक्स मैंने आपको बताया कि इनहिबिट करता है सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस को, जिसकी वजह से सोडियम का लेवल इंक्रीज़ होता है हमारे सेल के अंदर। सोडियम कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि सोडियम का लेवल ऑलरेडी सेल के अंदर ज़्यादा, तो ये लोग अंदर और नहीं लाएंगे सोडियम को, तो इसकी वजह से कैल्शियम भी बाहर नहीं जाएगा और कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन हमारे सेल में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसकी वजह से कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था, अब इसी की वजह से कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो हमने जो पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि बिकॉज क्रोनिक जो है अपना खुद का कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स लेके आता है, उसकी वजह से वो सिंपैथेटिक और रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा। वो किससे रिलीफ मिलता है, न्यूरोहिमोरल एक्शन से। अब वो न्यूरोहिमोरल एक्शंस रिमूव हो जाएंगे।
सिंपैथेटिक टोन दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, हार्ट रेट वगैरह सब कम हो जाएंगे जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम ने बढ़ा दिए थे एज एन कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ऑफ लेस कार्डियक आउटपुट, राइट। हमने पिछली बार पढ़ा था ये। उसकी वजह से अब प्रीलोड और आफ्टरलोड दोनों कम हो जाएंगे। इसमें कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से जो रीनल परफ्यूजन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब रेनिन जो है अब कम सिक्रीट होगा क्योंकि रीनल परफ्यूजन अब नॉर्मल हो गई है, रेनिन को सिक्रीट होने की ज़रूरत ही नहीं है। रेनिन सिक्रीट हो रहा था क्योंकि रीनल को परफ्यूजन कम मिल रही थी, इसीलिए वो हो रहा था ताकि एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करवाए, और एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या करता था, रीएब्जॉर्प्शन करेगा और हमारे अंदर के ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा। लेकिन अब जो है नहीं हो रहा है ऐसे, और इसीलिए प्रीलोड है वो कम हो जाएगा क्योंकि एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बन रहा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन रहा, तो प्रीलोड कम हो जाएगा। ये हो गई सारी बातें कैल्शियम बढ़ने के बाद। अब इसका एक और एक्शन होता है डाइजॉक्सिन का, दैट इज वेगोटोनिक एक्शन। वेगो इज फॉर वेगस एंड टोनिक इज कि वो बढ़ा रहा है, एक्टिवेट कर रहा है बेसिकली। तो राइट वेगस जो है वो मेनली एक्ट करती है एसए नोड पे, लेफ्ट वेगस जो मेनली एक्ट करती है एवी नोड पे। एसए नोड का जो काम होता है वो होता है हार्ट रेट को मैनेज करना, एवी नोड का होता है एट्रियम से वेंट्रिकल तक उस इम्पल्स को पहुंचाना, राइट। तो ये जो एवी नोड है वो कंडक्शन वेलोसिटी को डिफाइन करती है, दैट इज ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। ड्रोमोट्रोपिक एक्शन की एवी नोड जो है उससे कितनी वेलोसिटी पे कंडक्शन हो रही है इम्पल्स की, एंड क्रोनोट्रोपिक एक्शन इज हार्ट रेट। तो फिर जब वेगस नर्व एक्ट करेगी जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, एक्ट करेगी तो वो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन देगी, और जो एवी नोड पे एक्ट करेगी तो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन देगी। इन दोनों की वजह से हमारे हार्ट रेट वगैरह कम हो जाएंगे। अब इसके यूजेस क्या हैं? सिम्टोमेटिक क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्रोनिक मैंने बहुत बार बोल दिया कि क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स डेवलप होते हैं। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स क्या होते हैं कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है, रास सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है, उन दोनों की वजह से हमारा प्री लोड आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट लोड नहीं ले पाता, कार्डियक आउटपुट कम ही रहता है। यहाँ पे हमने देखो दोनों ही काम कर दिए, सिंपैथेटिक सिस्टम को भी इनहिबिट कर दिया क्योंकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर दी, और रेनिन वाले सिस्टम को भी हमने इनहिबिट कर दिया। दोनों काम करके हमने वो वाले चीज़ को सेव कर लिया। नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन होते हैं बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शंस एक साथ हो जानी, जैसे कि अब कॉन्ट्रैक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि बिल्कुल आराम से डायस्टोल होगा, सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, सिस्टोल होगा, लेकिन फिब्रिलेशंस में डायस्टोल वगैरह का टाइम ही नहीं मिलता इतना, वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, वो उतना ब्लड कलेक्ट ही नहीं कर पाता, इसलिए कार्डियक आउटपुट जो है वो बहुत ही कम होती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो होती है जैसे हार्ट रेट हो गया वो मोर देन 350, और ये एट्रियल फ्लटर होता है 250 to 350। अब ये हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इससे, क्योंकि वेगोटोनिक एक्शन है डाइजॉक्सिन का, तो वेगोटोनिक एक्शन की वजह से एवी ब्लॉक और साइनस ब्लॉक हो सकता है, उसकी वजह से हार्ट रेटिंग डिक्रीज हो जाएगा और कंडक्शन वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएंगी। तो दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर वी कैन प्रिवेंट। अब इसके जो एडीआर हैं वो बहुत हैं, तो इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक है सप्लाई, क्योंकि हमने वेगस नर्व को एक्टिवेट किया है, तो जीआईटी जो है वो अपसेट रहेगा, जीआईटी अपसेट रहेगा, उसके नोजिया, वॉमिटिंग ऐसे सिम्टम्स आएंगे। सेकंड जो है एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी डेवलप होने के चांसेस हैं, दैट इज एक्टोपिक फोकाई। नॉर्मली जहाँ से इम्पल्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही थी अब वहाँ से नहीं हो रही, एक नॉर्मल मायोकार्डियम से भी हो सकती है। बाय बिकॉज हमारे सेल्स के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया है, उनका एक्शन पोटेंशियल जो है वो कम हो गया है, वो अपने आप रीजनरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टोर्स ऑफ कैल्शियम जो कि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से एरिथमिया डेवलप कर सकता है। अब पता क्या है, एडीआर जो है दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक कैल्शियम की वजह से क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरा हो सकता है कि वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेटेड है, तो पैरासिम्पैथेटिक, दोनों ही ऑपोजिट हैं। तो डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट इसका एडीआर होता है और डिफरेंट उसका मैकेनिज़्म होता है। अब ये जो है बहुत सारे एरिथमिया कॉज कर सकता है, काफ़ी सारे यहाँ पे लिखे हैं, साइनस, ब्रेडिकार्डिया। अब जो आपको वो वाली चीज़ें मिलेंगी जो स्लो डाउन कर रही हैं हार्ट को, या कम कर रही हैं, या ब्लॉक कर रही हैं, एवी ब्लॉक कर रही है, साइनस ब्लॉक कर रही है, एवी नोडल ब्लॉक हो रही है, तो वो जो ब्लॉक्स और डिक्रीज वाला काम है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, दैट इज़ वो होगा वेगस नर्व से।
क्योंकि ऑब्वियसली वेगोटोनिक एक्शन हो रहा है। और जो सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, टैकीकार्डिया हो रहा है या फिर फिब्रिलेशन हो रही है, फ्लटर हो रहे हैं, तो वो होगा किसकी वजह से, कैल्शियम की इंक्रीज़ की वजह से। इन दोनों की वजह से जो है ये एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी चीज़ का डोमिनेंट है उसके हिसाब से उसको सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ज़ैंथोप्सिया होना। ज़ैंथोप्सिया होता है येलो विजन, येलोइश दिखना। और माइक्रोप्सिया, मैक्रोप्सिया, साथ में डिल्यूरियम होना मतलब कि आपको, जैसे आप डॉक्टर के पास गए हो, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि वो डॉक्टर नहीं है, वो कोई आपको मारने वाला इंसान है, वो डेविल है या फिर वो कोई गॉड है, तो आपको ऐसी चीज़ें दिखने लग जाती हैं कि हाँ ये इंसान, आप परसीव अलग करते हो, दैट इज़ डिल्यूरियम। और हाइपर एक्टिव हो जाते हो, वैसे कन्फ्यूजन वाली, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो, हेडेक्स होती हैं। अगर बाय चांस हमने बोला कि ADR है, तो ADR में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, तो हम उसमें लिग्नोकेन दे सकते हैं मेडिकेशन। अगर ब्रेडिकार्डिया या AV ब्लॉक हो गया तो हम एट्रोपिन दे देंगे। तो एट्रोपिन का क्या फंक्शन होता था कि वो पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करती थी, और ये जो ब्रेडिकार्डिया और AV ब्लॉक्स हैं ये पैरासिम्पैथेटिक ही एक्शन है, किसका, वेगस का। क्यों वेगस का, क्योंकि डायजॉक्सिन जो है वो वेगोटोनिक एक्शन करती है। नेक्स्ट देखा हमने कि यू कैन गिव पोटाशियम सप्लीमेंट्स। क्यों, लेट्स सी। फैक्टर्स दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। पहला है हाइपोकिलीमिया। वाई इट इज़ नोन, क्योंकि जो पोटाशियम है और साथ में जो डायजॉक्सिन है वो लोग एक ही साइड पे काम करते हैं। तो अगर तो पोटाशियम होगा ज़्यादा तो डायजॉक्सिन जो है वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने किस पे एक्ट करना है, सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस पे करना है। और जो पोटाशियम है वो बाहर से ही पोटाशियम अंदर जाती है, और डायजॉक्सिन ने भी बाहर से ही काम करना है। इसीलिए अगर पोटाशियम का लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम होता है तो डायजॉक्सिन जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर, सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस के ऊपर वर्क कर सकती है और उसे इनहिबिट कर सकती है। लेकिन अगर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा है तो डायजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस कम है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यू कैन गिव पोटाशियम सप्लीमेंट्स। सही है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हाइपोमैग्नीशिया। ये हो जाता है जब हम लोग वॉमिटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है। तो ऑलरेडी अगर मैग्नीशियम कम है तो और उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे। थर्ड इज़ हाइपर कैल्सीमिया। बॉडी में ऑलरेडी हाइपर कैल्सीमिया है, कैल्शियम ज़्यादा है, और ये जो डायजॉक्सिन है वो क्या करती है, वो ये सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस को इनहिबिट करके हमारे सेल के अंदर भी कैल्शियम को इंक्रीज़ करती है। तो डबल एक्शन वी डोंट वांट। नेक्स्ट इज सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन। वो कौन होते हैं, जो कि β1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये β1 जो है रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं, ये लोग कैल्शियम को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे ही हमने पढ़ा था बीटा एगोनिस्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ये वाले चैनल को स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि कैल्शियम अंदर आए, तो ये कैल्शियम को इंक्रीज़ कर रहे हैं अंदर। इसीलिए सिम्पैथोमेट्रिक रिएक्शन भी कैल्शियम को इंक्रीज़ कर रहा है, और हमने डायजॉक्सिन दे दिया वो भी इंक्रीज़ करेगा, इसलिए ये टॉक्सिक हो जाएंगे। देन कम्स हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, T3 T4 है, वो हमारे सेल के अंदर जाएंगे तो वो क्या करवाएंगे, हमारे सेल में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करवाएंगे, तो वो हमारे सेल्स की अपरेगुलेशन करवा देंगे। किसकी अपरेगुलेशन करवा देंगे, β1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की अपरेगुलेशन। ऑब्वियसली ये ज़्यादा हो जाए फिर कैल्शियम का लेवल और बढ़ जाएगा। लास्ट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर्स दे दें। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो इनहिबिट करता है डायजॉक्सिन को, लेकिन अगर हमने उनके इनहिबिटर्स दे दिए तो इसको रोकने टोकने वाला तो कोई बचा ही नहीं, तो उसका रिस्क टॉक्सिसिटी का और बढ़ जाता है। देन द थिंग इज ECG चेंजेस इन डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अब हमें पता चल गया कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी तो वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाएंगी, जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत जल्दी होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कैल्शियम, राइट। तो क्या होता है, पहला जो है दैट इज़ PR इंटरवल का प्रोलॉन्ग होना। P इज़ दिस एंड R इज़ दिस। PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होना, वाई, बिकॉज what is P? P is the atrial depolarization. Okay, what is QRS? QRS is ventricular depolarization, and what is T? T is ventricular repolarization. और ये जो PR की बात की है ये वो टाइम है जिसमें एट्रियम से वेंट्रिकल तक जो इम्पल्स है वो ट्रैवल कर रही है। तो अब जब ये इम्पल्स ट्रैवल करेगी यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें क्या होगा कि PR इंटरवल प्रोलॉन्ग बोला है, मतलब कि AV नोड का जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो कम है। क्यों कम है, क्योंकि हमने बोला कि AV ब्लॉक हो जाता है एज एन ADR ऑफ डायजॉक्सिन। क्यों, क्योंकि ये जो है
किस पे एक्शन हो रहा है, एवी नोड पे एक्शन हो रहा है, किसका, वेगस नर्व का। क्यों? क्योंकि ये डायजॉक्सिन जो है वो वेगोटोनिक प्रॉपर्टी शो करती है। ऑलराइट, तो ये समझ आ गया कि पीयर इंटरवल क्यों बिलोंग हुआ, क्योंकि एवी नोड ब्लॉक हो रही है। देन कम्स क्यूटी इंटरवल शॉर्टेंड है, क्यू टी। इसका मतलब क्या है? क्यूटी का मतलब हुआ कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से लेकर रीपोलराइजेशन का टाइम, मतलब कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम, तो वो शॉर्टेंड है। ऑब्वियसली बात है, ये बहुत मैंने अभी बताया कि बिकॉज कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई है, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन कम टाइम में होगी। सेम इज़ विद एस टी डिप्रेशन, एस टी कम हो रहा है। एस टी भी वही चीज़ है कि कितना टाइम कॉन्ट्रैक्शन स्टे करेगी, कितना टाइम जो है वो हमारी डीपोलराइजेशन स्टे करेगी, दैट इज़ एस टी। तो वो भी डिप्रेस हो गया, वो भी कम हो गया, बिकॉज बहुत जल्दी हो रहा है। हम बोलते हैं ना फ्लटर्स हो रहे हैं इसके केस में, फिब्रिलेशंस हो रही हैं। फ्लटर्स और फिब्रिलेशंस इज हार्ट रेट वेरी मच, तो उसमें जितना एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होती है वैसी नहीं हो पाती, बहुत ही जल्दी 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 काम हो रहा है, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा उसके। डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो एक ड्रग है दैट इज़ डिजीबैंड और डिजीफैब, ये एज एन एंटीडोज हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट थिंग है कि ये ग्राफ देख लो, ये कार्डियक आउटपुट है, इधर एंडास्टलिक वॉल्यूम है, नॉर्मल है दैट इज़ 140 ml। ऑलराइट, ए जो है ये वाला जो ग्राफ बना है ना ऊपर, दिस इज़ फॉर हेल्दी पीपल, जो नीचे बना है दैट इज़ फॉर कार्डियक फेलियर, कि कार्डियक फेलियर हो गया। तो अब ए जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद क्या होता है, ए से जब हमारे अंदर कार्डियक फेलियर आता है तो ये ड्रॉप हो जाता है और बी तक चला जाता है। तो बी तक कब पहुंचा? जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, फेल हो गया हार्ट। अब जब क्रोनिकली हार्ट फेल होता है, हमारी बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स करती है, तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम और रास सिस्टम को एक्टिवेट करती है। उसकी वजह से क्या होगा कि ईडीवी दैट इज़ एंड डायस्टलिक वॉल्यूम, बिकॉज क्यों? क्योंकि वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि हमारा एंजियोटेंसिन 2 करेगा और सिंपैथेटिक सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्शंस करेगा, उसकी वजह से वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसकी वजह से एंडास्टलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इन सब की वजह से क्या होता है, ये ईडीवी है, ऑब्वियसली ईडीवी इधर को इंक्रीज कर रहा है तो बी से सी तक पहुंच जाएगा। सही हो गया, क्योंकि ईडीवी इंक्रीज हुआ लेकिन कार्डियक आउटपुट नहीं इंक्रीज हुआ। जब कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स होते थे तो फिर ईडीवी ही बढ़ता था, कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ता था, राइट, जो हमने पिछली पैथोफिजियो में पढ़ा था। तो ठीक है, सी तक पहुंच गया। सी तक पहुंचने के बाद हमने उसको डायजॉक्सिन दे दी। डायजॉक्सिन ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी जो हम कैल्शियम के बढ़ाने से बढ़ाते हैं वो बढ़ी, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। कार्डियक आउटपुट बढ़ा मतलब वो सी से कहाँ तक पहुँच गया, डी तक पहुँच गया। इस पोजीशन पे वो डी पे पहुँच गया। अब कार्डियक आउटपुट जब बढ़ जाती है तो रीनल परफ्यूजन बढ़ गई, किडनी को आराम से ब्लड मिल रहा है, तो रीनल परफ्यूजन मिलने की वजह से रास सिस्टम जो है वो बोलता कि अच्छा मेरा काम तो ख़त्म हो गया, कार्डियक आउटपुट तो बढ़ गया। वही सेम चीज़ होती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ने से बैरो रिसेप्टर्स हैं वो भी शांत हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार ये तो सब सही हो रहा है, अब मैं क्यों काम करूँ। तो सिंपैथेटिक सिस्टम भी इनहिबिट हो जाता है, वो कहता है ठीक है करो अपने आप ही। फिर उसके बाद ये सब जब कम हो जाते हैं तो इनकी वजह से एंडास्टोलिक वॉल्यूम जो बढ़ा हुआ था अब वो कम हो जाता है। अब एंडास्टोलिक वॉल्यूम कम हुआ मतलब वो दोबारा से इस साइड को मूव करेगा, तो डी से, ये जो डी था उससे वो मूव कर गया और ई पॉइंट पे पहुंच गया। अब मैं मानती हूँ कि ए पॉइंट पे तो नहीं पहुंचा जो नॉर्मल हेल्दी में था, लेकिन हाँ कुछ तो काम किया ना उसने, ई तक तो पहुँचाया ना। तो या वो सी पे हमने डायजॉक्सिन दी थी, पहले उसने ऊपर पहुंचाया, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ किया कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करके। उसके बाद जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हुआ तो अपने आप हमारी बॉडी के जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स थे वो डाउन रेगुलेट हुए और फिर एंडास्टोलिक वॉल्यूम वापस से नॉर्मलाइज हो गया। सो दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ डायजॉक्सिन. So yeah, this was all about the drugs used in heart failure. If you have any query regarding this topic, you can ask. And if you like the video, please subscribe. Thank you.